दीपा के माता पिता बहुत गरीब थे। पिता लोगों के घरों में माली का काम किया करते थे और उसकी माँ सावित्री कोठियों में खाना बनाने का काम करती थी। जो समय मिलता उसमें माँ बेटी कपड़े सिलाई करती थी। दीपा सरकारी स्कूल में 12वीं में पढ़ती थी। एक दिन, मेरे स्कूल में सब लड़कियाँ कितनी अच्छी अच्छी घड़ियाँ लगा कर आती है, मुझे भी एक घड़ी दिलवा दो ना। दीपा, तुम्हें पता तो है ना कि हमारी आमदनी इतनी नहीं है कि हम तुम्हें ऐसी चीजें खरीद कर दे सके। किसी तरह से रोटी पानी का खर्चा चल जाता है, बस यही बहुत है। माँ, हम क्यों ना कोई काम शुरू करें? काम शुरू करने के लिए भी तो एक मुश्त रकम चाहिए होती है, हमें कौन इतने पैसे देगा? माँ, हम अभी से कुछ पैसे बचाना शुरू करते हैं, 1 साल के भीतर ही हम अपना काम शुरू करेंगे। मैं सोच रही हूँ कुछ ट्यूशन कर लूँ। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगी तो हमारे नसीब खुल जाएंगे। माँ, पढ़ाई लिखाई तो चल रही है, फिर ट्यूशन से तो ज्ञान ही बढ़ेगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे। ओह माँ, तुम कितनी अच्छी हो। दिया अपने स्कूल को लौट कर आती तो छोटे बच्चों को पढ़ाने चली जाती। धीरे धीरे उसको 5-6 बच्चों को पढ़ाने का काम मिल गया था। वहाँ से आकर माँ के साथ सिलाई के काम में भी मदद करती थी और रात को अपनी पढ़ाई करती। रात के खाने में माँ की मदद करती। एक दिन सावित्री जब काम से वापस आई तो कोठी से पनीर की सब्जी ले आई। माँ, ये सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट है, किसने बनाई? बनाई तो मैंने ही थी। माँ, कल घर में भी पनीर की ऐसी ही सब्जी बना देना, मैं स्कूल लेकर जाऊंगी। पनीर और थोड़े से काजू चाहिए, वो कहाँ से खरीदेंगे? माँ, ये लो पैसे, लेकिन आज रात के खाने में पनीर ही बनाना। रात को सावित्री ने पनीर की सब्जी बनाई। जब सब लोग खाने बैठते हैं तो, माँ, क्या बढ़िया सब्जी बनाई है तुमने, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, कल मेरे टिफिन में भी रख देना। ठीक है। दूसरे दिन जब लंच टाइम में दीपा जैसे ही अपना टिफिन का डिब्बा खोला, सारी लड़कियां उसके डिब्बे से पनीर की सब्जियां चटकारे ले लेकर खाने लगी। उसकी कक्षा में पढ़ने वाली, दीपा, ये तो लबाबदार पनीर है, तुम कल फिर यही सब्जी ले आना। अरे नहीं, इसको बनाने में बहुत मेहनत और खर्च आता है, इसलिए बाजार में ये लबाबदार पनीर की सब्जी 25 रुपए प्लेट बिकती है। दीपा जब घर आई तो, माँ, अब तक तो हमारे पास लगभग 500 रुपए हो गए हैं, क्यों ना हम अपना काम शुरू कर दें? काम क्या शुरू करेगी? माँ, हम घर में पनीर की सब्जियां बनाएंगे, इसको लबाबदार पनीर कहते हैं, इसको बेच देंगे, अगर बिक जाएगा तो आगे बढ़ाएंगे। मेरे स्कूल में लड़कियां कह रही थी कि बाजार में 25 रुपए प्लेट बिकता है लबाबदार पनीर। अच्छा, परंतु बेचेगा कौन? माँ, तुम सब्जी बना देना, मैं घर के बाहर ही एक टेबल लगाकर बेच लूंगी, हमारी दुकान शुरू हो जाएगी। दीपा ने माँ को 500 रुपए पकड़ा दिया और स्कूल चली गई। लंच टाइम में, सुनो, आज मैं अपने घर के सामने लबाबदार पनीर का स्टॉल लगाऊंगी, जिसको भी सब्जी खरीदनी है आ जाना। शाम को जब वो ट्यूशन करने गई तो उसने वहाँ से सबको बता दिया। दीपा जब घर आई तो साथ में कुछ पैकिंग वाले डिब्बे भी ले आई थी। पूरे घर में लबाबदार पनीर की खुशबू फैली हुई थी। उसने घर के बाहर ही एक बड़े से टेबल पर अपना सब्जी का भगोना रख दिया था। बाहर ही एक पेपर पर लिखा था, लबाबदार पनीर सिर्फ 25 रुपए प्लेट। ग्राहक आने शुरू हो गए। देखते ही देखते सारी सब्जी बिक गई। उस दिन उन्हें 1000 रुपए मिले। करीब 50 प्लेट सब्जी हाथ के हाथ बिक गई थी। माँ, मैं कह रही थी ना कि तेरे हाथ में जादू है, कल हम ज्यादा सब्जी बनाएंगे। मैं कल ट्यूशन नहीं जाऊंगी। दूसरे दिन उन्हें फिर अच्छी आमदनी हुई। उसके माता पिता बहुत खुश हुए। दीपा ने ट्यूशन छोड़ दिया और माँ के साथ पनीर की सब्जी बनाने में मदद करने लगी। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान बहुत मशहूर हो गई। एक दिन, अब तो इतने ग्राहक आने लगे हैं कि पूरा ही नहीं पड़ता। माँ, एक काम करो, तुम अपने काम पर जाना बंद कर दो, हम लोग कुछ कुर्सी और टेबल खरीदकर बाहर ही रख देंगे और सब्जी के साथ रोटी भी देते हैं,
जिसको मन हो खा कर जाए और जिसको मन हो लेकर जाए। कहा तो तुम ठीक रही हो, पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तुम जिन घर में काम करती हो वहाँ से कुछ उधार ले लो, वो लोग बहुत अच्छे हैं, आसानी से दे देंगे। वो लोग तो वैसे भी नाराज होंगे जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं काम छोड़ रही हूँ। एक बार कहकर तो देखो, तुम उनके घरों में 10 सालों से काम कर रही हो। दीपा की बात मानकर सावित्री कोठियों में गई तो उसे सबने पैसे देने का वादा किया, पर काम छोड़कर जाने के नाम पर कोई राजी नहीं हुआ। वो निराश होकर घर आ गई। शाम को दीपा आई तो, माँ, भगवान ने हमारी सुन ली। तुम्हें याद है, मैंने कुछ महीनों पहले एक परीक्षा दी थी, उसमें पास हो गई। मुझे स्कूल 5,000 रुपए स्कॉलरशिप के लिए मिलेंगे, तभी उन पैसों से हम टेबल कुर्सी खरीद लेंगे। कुछ दिनों में ही उन्होंने अपने टेबल के आगे टेबल कुर्सी रखवा दी और दोनों माँ बेटी मिलकर सब्जी और रोटी बना लेती। उनकी आमदनी डबल हो गई। उनकी दुकान पर जब भी कोई गरीब आता तो उसको मुफ्त में खाना खिलाते थे। कुछ दिनों बाद ही दीपा की परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। दीपा, अब तुम अपनी परीक्षा की तैयारी करो। मैं अपनी मदद के लिए कुछ दिनों के लिए एक लड़का रख लेती हूँ। विनय पढ़ा लिखा और समझदार है। मैं जहाँ काम करती हूँ वहीं पर एक कमरा में रहकर पढ़ाई करता है। वो मुझसे किसी काम के लिए पूछ भी रहा था। ठीक है माँ। दीपा आराम से परीक्षा की तैयारी करने लगी। कुछ दिनों में उसकी परीक्षाएं शुरू हो गई। अब दीपा को हिसाब किताब भी देखने का समय नहीं मिलता था। जब परीक्षा खत्म हुई और उसने हिसाब लगाया तो पैसे की बहुत गड़बड़ी थी। माँ, हमें बहुत नुकसान हुआ है। तुम्हारा विनय जरूर कुछ गड़बड़ी कर रहा है। अब तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, वही सारा हिसाब किताब करके मुझे पैसे देता है। आज तो आया भी नहीं। चलो, आज से मेरी छुट्टियाँ भी शुरू हो गई है, मैं खुद ही देखूंगी। उनका धंधा फिर से चल पड़ा। एक दिन रात के समय सावित्री की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। खांसते खांसते उसका दम निकला जा रहा था। वो लोग उसे लेकर अस्पताल गए। इनको अस्थमा की बीमारी है। हम दवा दे रहे हैं और इंजेक्शन लगा दे रहे हैं, पर इन्हें आग या चूल्हे के सामने नहीं बैठना है। दूसरे दिन सुबह से ही दीपा अकेले सारा काम कर रही थी। माँ को डॉक्टर ने आराम करने को कहा था। उस दिन अचानक विनय आ गया। विनय, तुम अचानक कहाँ चले गए थे? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसीलिए मुझे आपकी दुकान से पैसे भी चुराने पड़े थे, पर मेरी माँ ठीक ना हो सकी, वो खत्म हो गई। इतना कहकर विनय रोने लगा। अच्छा, तुम रो मत। मुझे पता है कि माँ के इलाज के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। आज से ही काम पर लग जाओ, पर अब से जब भी पैसे की जरूरत होगी मुझसे मांग लेना। विनय खुशी खुशी काम पर लग गया। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान पहले से भी ज्यादा चलने लगी। उनके पास अब बहुत पैसे हो गए। दीपा का 12वीं का रिजल्ट घोषित हो गया था। वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी। एक दिन, माँ, क्यों ना हम अपना एक रेस्टोरेंट खोल लें? दीपा, तुम्हारी मर्जी में तो कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, सब तुमको ही करना पड़ता है। कुछ ही दिनों में दीपा ने अपने रेस्टोरेंट खोल दिए और अब विनय और दीपा दोनों मिलकर पूरे रेस्टोरेंट का काम संभालते थे। उन्होंने कुछ आदमी भी रख लिए थे। उसका रेस्टोरेंट खूब चलने लगा। दीपा ने कुछ ही दिनों में एक गाड़ी खरीद ली। अगल बगल के लोग उनका रेस्टोरेंट खुल जाने से चिढ़ गए थे। बगल के होटल वाले माधव से सभी लोग लबाबदार पनीर की तारीफ करते तो वो जल भुनकर राख हो जाता। एक दिन उसने अचानक कुछ आदमियों के साथ जाकर दीपा के रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। विनय, जल्दी से पुलिस को खबर करो। इस रेस्टोरेंट के आने के वजह से हमारा होटल बंद होने के कगार पर है, इसको यहाँ नहीं चलने दूंगा। अचानक पनीर का बड़ा पतीला आकर उसके सिर पर गिर पड़ा और रसोई के सारे बर्तनों ने उस पर हमला कर दिया। सारा पनीर उसके सिर पर से बहते हुए उसके मुंह में आ रहा था। पनीर मुंह में जाते ही, माफ कर दो, मैं बहुत गलत था। तुम्हारी सब्जी तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है वो मैं भरपाई कर दूंगा। तुम पुलिस को मत बताओ। दीपा और विनय ने उसे माफ कर दिया। कुछ दिनों में उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन, दीपा, इतनी छोटी उम्र में तुमने इतना बड़ा रेस्टोरेंट कैसे खोल लिया? माधव, जहाँ चाहा
वहाँ रहा। माँ की बीमारी के बाद मुझे लगा था कि मुझे सब कुछ बंद कर देना होगा, परंतु विनय ने आकर सब संभाल लिया। इसलिए हमारे इस रेस्टोरेंट में विनय पार्टनर है। तुम बहुत परिश्रमी हो और ईमानदारी से काम करती हो, इसीलिए तुम्हें सफलता मिली। मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। दीपा के रेस्टोरेंट का नाम अब बहुत मशहूर हो गया था। उसने कुछ ही सालों में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और विनय से उसकी शादी हो गई। अब उनके जीवन में कोई दुखी नहीं था। ममता अपने भाई सोनू के साथ गांव में रहती थी। वो बहुत गरीब थी। ममता के माता पिता का देहांत एक दुर्घटना में हो गया था। तब से ममता ने अपने भाई बहन की जिम्मेदारी उठा रखी थी। ममता अपनी माँ की जगह गांव के सरपंच के यहाँ काम करती है। एक दिन, मालिक, मेरे भाई की तबीयत खराब है तो 1-2 दिन नहीं आ पाऊंगी। तेरा सारा काम कौन करेगा अगर तू नहीं करेगी तो? सरपंच जी, मैं अपनी जगह अपने पड़ोस की कमला को भेज दूंगी। ममता ये कहकर चली जाती है और अपने पड़ोस में रहने वाली कमला को अपनी जगह सरपंच जी के यहाँ काम पर भेज देती है। उसके बाद वो अपने भाई की देखभाल में लग जाती है। 2 दिन बाद जब वो वापस काम पर जाती है तो अब से तुझे काम पर आने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरी जगह कमला को ही काम पर रख दिया है। ये सुनकर ममता सरपंच के सामने रोते हुए बोलती है, मालिक, मुझे काम से मत निकालो, मेरे भाई का क्या होगा? सरपंच कुछ नहीं सुनता और दरवाजा बंद कर देता है। दुखी होकर ममता घर आती है और सारी बातें अपने भाई को बताती है। दीदी, तुम भी पिताजी की तरह छोले समोसे क्यों नहीं बेचती? हमारे पास उनका ठेला भी रखा है। ममता को आइडिया अच्छा लगता है और अगले दिन वो छोले समोसे बनाकर गांव के सारी सरकारी स्कूल के बाहर बेचने लगती है। तभी वही छोले पूरी बेच रहा लखन कहता है, मेरे छोले पूरी के सामने तेरे छोले समोसे कोई नहीं खाने वाला, समझी? तभी एक बुढ़िया लखन से छोले समोसे मांगती है। ये सुनकर लखन को गुस्सा आ जाता है और वो बुढ़िया को धक्का देकर गिरा देता है। ये देखकर ममता उस बुढ़िया को उठाती है और, माई, तुम्हें भूख लगी है ना? तुम मेरे छोले समोसे खा लो। बेटी, पर मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुनकर ममता मुस्कुरा देती है और बूढ़ी औरत को छोले समोसे देती है। बूढ़ी औरत छोले समोसे खा लेती है। बेटी, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकती, पर तू ये मसाला रख। बूढ़ी औरत मसाला देकर चली जाती है। उस दिन ममता के छोले समोसे नहीं बिकते। वो अपना ठेला लेकर घर चली जाती है और अगले दिन, कल तो कोई भी मेरे ठेले से छोले समोसे नहीं खा रहा था। अगर आज भी ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगी? तभी ममता की नजर उस मसाले पर पड़ती है और ममता छोले समोसे में वो मसाला डालती है। उसकी मसाला डालते ही छोले समोसे का रंग बदल जाता है। उसके बाद ममता उसे बेचने निकल पड़ती है। थोड़ी ही देर में छोले समोसे की सुगंध से लोगों की भीड़ लग जाती है। छोले समोसे खाकर ग्राहक बहुत तारीफ करते हुए बोलते हैं, अरे इतने स्वादिष्ट छोले समोसे तो मैंने कभी नहीं खाए। अरे तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ममता के सारे छोले समोसे बिक जाते हैं। ये सब देखकर ममता बहुत खुश हो जाती है और अपना ठेला लेकर घर आ जाती है। वो ये सारी बातें अपने भाई को बताती है और अगले दिन फिर से छोले समोसे बनाती है कि तभी सोनू आ जाता है और, दीदी, मुझे भी अपने छोले समोसे खिलाओ जिसकी लोग इतनी तारीफ करते हैं। सोनू छोले समोसे खाता और कहता है, दीदी, ये छोले समोसे तो इतने स्वादिष्ट नहीं है। ममता को ये सुनकर अजीब लगता है। उसके बाद वो भी छोले समोसे चखकर देखती है और उसे भी छोले समोसे स्वादिष्ट नहीं लगते। तभी उसकी नजर उस बूढ़े औरत के द्वारा दी हुई मसाले पर पड़ती है। ममता जल्दी से उस मसाले को छोले समोसे में डाल देती है और फिर से सोनू को खाने को देती है। दीदी, लगता है ये जादुई मसाला है जिससे ये छोले समोसे इतने स्वादिष्ट हो गए। ये सुनकर ममता बहुत खुश हो जाती है और अपने जादुई छोले समोसे लेकर बेचने निकल जाती है। थोड़ी ही देर में उसके सारे जादुई छोले समोसे बिक जाते हैं। अब ऐसा रोज होने लगता है। धीरे धीरे ममता की आर्थिक हालत ठीक होने लगती है। अब वो छोले समोसे की दुकान कर लेती है। ममता अपनी दुकान का नाम जादुई छोले समोसे रखती है। ये सब देखकर, मुझे पता करना पड़ेगा कि इसके छोले समोसे में आखिर ऐसा क्या है। अगली सुबह लखन छुप कर देखता है कि ममता छोले बना कर लाई है और उसमें सोनू ने एक मसाला डाला
उसके मसाला डालते देख ही छोले का रंग बदल गया। उसके बाद सोनू छोले समोसे या आलू में भी वो मसाला डाल देता है और कहता है, दीदी, जादुई छोले समोसे तैयार हैं। अच्छा, तो ये सब इस मसाले का कमाल है। इसके कारण ही इसके छोले समोसे जादुई बन रहे हैं। ममता अपने जादुई छोले समोसे लेकर अपनी जादुई दुकान चली जाती है और सोनू अपने स्कूल। तभी लखन उस मसाले को चुरा लेता है और अपने घर जाकर अपने बनाए छोले में वही मसाला डालता है और उसे चखता है तो वो छोले बिल्कुल बेकार हो जाता है। ये सब देखकर, छे, कितना खराब स्वाद हो गया मेरे छोले का। लगता है ये जादुई मसाला सिर्फ ममता के खाने को ही जादुई बनाता है। एक काम करता हूँ, इसे फेंक देता हूँ। ना रहेगा ये मसाला और ना ममता जादुई छोले समोसे बना पाएगी। इतना कहकर वो उस जादुई मसाले को फेंकने लगता है। उससे बहुत देर हो जाती है मसाला फेंकते फेंकते, पर वो मसाला खत्म ही नहीं होता। उसके पूरे घर में वो मसाला भर जाता है। ये सब देखकर, जादुई मसाले, अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो। उसके माफी मांगते ही सारा मसाला डिब्बे में वापस आ जाता है। उसके बाद लखन उस जादुई मसाले को वापस ममता के घर रख देता है। ममता इसी तरह उस मसाले की मदद से अपनी जादुई छोले समोसे बेचती रहती है। धीरे धीरे वो कई दुकानें खोल लेती है और गरीबी भूखे लोगों को मुफ्त में अपने जादुई छोले समोसे खिलाती है। इस तरह बड़ी बड़ी खुशी वो अपना छोटा जीवन में जीती जाती है। कमलपुर नामक गांव में पूनम अपनी बेटी रीना के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था और उसकी सास उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसका कोई लड़का नहीं था। पहले तो मेरे बेटे को खा गई, अब क्या मुझे खाने के लिए इस घर में कुंडली मारकर बैठी है। तेरी शक्ल देख देख के तो मेरा वैसे भी दिमाग खराब हो जाता है। क्या हुआ माँ जी, आज आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्सा ना हूँ तो क्या करूँ? तूने मेरे वंश का नाश कर दिया। मैं समझी नहीं माँ जी। अगर तू एक बेटा जनती तो कम से कम मेरे बेटे का वंश तो चलता। बेटी जनी है तूने, ये तो अपने घर चली जाएगी और बेटे को तो खा ही चुकी है। माँ जी, वो तो आपके बेटे थे, मेरे तो वो सब कुछ ही थे। शीला पूनम को इसी तरह से ताने दे रही थी। तभी उसकी बेटी रीना वहाँ आ जाती है, जिसको बहुत तेज भूख लग रही थी। मम्मी, मुझको बहुत तेज भूख लगी है। आज स्कूल में शिवानी डोसा लेकर आई थी, मुझे भी डोसा खाना है। डोसा क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा तुझे। मेरा बेटा ही नहीं रहा तो तुम दोनों का क्या मैं अचार डालूंगी? मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकती। निकल जाओ इस घर से। माँ जी, हम कहाँ जाएंगे? हमें कोने में रहने दो ना माँ जी। शीला उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। दोनों रोती हुई घर से बाहर निकल जाती है। रोते रोते उन्हें एक डोसे की दुकान दिखती है। वहाँ जाकर वो डोसा मांगती है। मेरी बेटी बहुत देर से भूखी है माँ जी, थोड़ा सा कुछ दे दो। मुझे लगता है तुम दुनिया की सताई हुई हो। क्यों ना तुम मेरे डोसे की दुकान पर काम कर लो। हाँ हाँ हाँ, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरा अपनी बेटी के सिवा कोई भी नहीं है। सास ने घर से निकाल दिया, ना ही घर में ठिकाना है ना ही बाहर। मैं जरूर आपकी दुकान पर काम करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें डोसा बनाना सिखाती हूँ। पूनम उसकी दुकान पर डोसा बनाना सीखती है और उस दुकान को चलाने में उसकी मदद करती है। कुछ दिन बाद बुढ़िया सारी दुकान उसको सौंपकर भगवान को प्यारी हो जाती है। पूनम और रीना उस दुकान को चलाया करती थी। एक दिन की बात, जब एक भिखारी वहाँ पर उसे भीख मांगने आता है। एक वक्त हमारा भी ऐसा ही था, हमें भी दर दर की ठोकरें खाकर गुजारा करना पड़ रहा था। लो भैया, तुम ये डोसा खा लो। भिखारी वहाँ से डोसा खाकर चला तो जाता है, पर एक डोसे को उसको देते हुए कहता है कि इस डोसे को हमेशा अपने पास रखना। वो ऐसा ही करती है। जब भी वो डोसा पास में होता था तो उन दोनों माँ बेटी को डोसा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अपने आप ही डोसा बनकर तैयार हो जाते थे। माँ, ये डोसा तो चमत्कारी है। इसके होते हुए हमें डोसे की कोई कमी नहीं होगी। जैसा चाहो वैसा डोसा अपने आप बन जाता है। इसे तो हमारी बिक्री और होने लगी है। हर कोई हमारे डोसे को पसंद कर रहा है। हाँ, हमने उस भिखारी की मदद की
तो उसने हमें आशीर्वाद के रूप में एक जादुई डोसा दे दिया। इससे अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम सबकी जरूरत को पूरा कर पा रहे हैं। अब पूरे कमलपुर में पूनम के डोसे की चर्चा हो रही थी। हर कोई पूनम के डोसे को खाने के लिए लालायित था। पूनम की दुकान के आगे डोसे खाने वालों की लाइन लगी रहती थी। जब ये बात शिवानी को पता चली तो वो पूनम से मिलने उसके घर आ गई। पूनम, मैंने तुझे घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती की। चल, अब घर चल। नहीं माँ जी, मैं यहीं पर रहकर अपना और रीना का गुजारा कर लूंगी। अच्छा ये बता, तुझे इतना अच्छा डोसा बनाना कैसे आया? तो आज तेरी दुकान के आगे लाइन लगी हुई है। दादी माँ, पता है, हमारे पास एक जादुई डोसा है जो हमारी हर मुसीबत में सहायता करता है। रीना अपनी दादी माँ को सारी बातें बता देती है। शिवानी उस डोसे को चुराने का इरादा बना लेती है। अच्छा, तो ये राज है इसकी सफलता का। अगर वो डोसा मेरे हाथ लग गया तो मुझे भी गरीबी में दिन काटने की जरूरत ना पड़ेगी। मैं भी अमीर हो जाऊंगी। आज रात यही रुक जाती हूँ और उस डोसे को चुराने की कोशिश करती हूँ। शिवानी वही पूनम के पास रुक जाती है और जब पूनम और रीना सो जाते हैं तो वो उस जादुई डोसे के पास जाती है। अच्छा, तो ये डोसा है जिसने इनकी जिंदगी ही बदल दी। अब इस डोसे को मेरे पास होना होगा। शिवानी जैसे ही डोसे को हाथ लगाती है तो डोसा अपने आप को बहुत ज्यादा गर्म कर लेता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत गर्म है। इससे तो मेरा हाथ ही जल गया है। एक काम करती हूँ, इसे कपड़े से पकड़ती हूँ। शिवानी उसे कपड़े से जैसे ही पकड़ने के लिए जाती है तो वो अपने आकार को बहुत बड़ा कर लेता है और शिवानी को अपने अंदर समा लेता है। अरे बचाओ बचाओ, मुझे इस डोसे से बचाओ, इसमें तो मेरा दम ही निकल जाएगा। पूनम, रीना, इधर आओ, मुझे बचाओ इस डोसे से। आवाज सुनकर पूनम और रीना भागी भागी आती है और शिवानी की ऐसी हालत देखकर सब कुछ समझ जाती है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी ये जादुई डोसा चुराने के लिए आई थी जिससे तुम्हारी दुकान ना चले और मैं इसे अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर दूं। पर मैं गलत थी, मैं अमीर होना चाहती थी। मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने तो पहले ही तुम दोनों को घर से बेदखल कर दिया था। उसके बाद भी तुमने मुझे रात को रुकने की इजाजत दी और मैंने तुम्हें धोखा दिया। डोसे, तुम मेरी माँ जी को छोड़ दो। इन्होंने लालच में आकर ऐसा किया है। ये अब ऐसा नहीं करेंगी। कृपा करके इन्हें माफ कर दो। डोसा शिवानी को अपने अंदर से आजाद कर देता है। शिवानी वहाँ से सिर पर पैर रखकर भाग जाती है और पीछे मुड़कर नहीं देखती। इस डोसे ने हमें सब कुछ दिया और हमेशा हमारे साथ ही रहेगा, तो क्यों ना हम इसकी मदद से लोगों की मदद करें। जो लोग दाने दाने के लिए मोहताज रहते हैं, क्यों ना हम इस डोसे से उन लोगों का पेट भरें। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। जिस तरह से एक बार हमें खाने की जरूरत थी और हमें किसी ने खाना नहीं दिया था, इसी तरह से ऐसे किसी की जिंदगी में दिन न आए। पूनम और रीना रोज डोसे का भंडारा करके लोगों की मदद करने लगे। एक यामिनी नाम की बूढ़ी महिला अपने बहू, बेटे और पोते के साथ रहती थी। बूढ़ी होने की वजह से उससे कोई काम नहीं हो पाता था, जिस वजह से यामिनी की बहू उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसे बहुत कड़वी कड़वी बातें सुनाती थी। यामिनी की बहू चाहती थी कि यामिनी घर छोड़कर वृद्धाश्रम चली जाए और वहीं रहे। यामिनी का बेटा मंजीत भी अपनी पत्नी का ही साथ देता था। एक दिन यामिनी छत पर बैठी धूप सेक रही थी। कपड़े डालने यामिनी की बहू वहां आती है और यामिनी को देखकर ताने मारती है। कितने ऐसे लोग हैं इस घर में जो बस बैठे रहते हैं और मेरा काम बढ़ाते हैं। अगर बैठना ही है तो वृद्धाश्रम में जाकर बैठ जाएं, कम से कम मेरा बोझ तो हल्का होगा। इतना कहकर वह नीचे चली जाती है। यामिनी यह सब सुनकर बहुत दुखी होती है। रात के वक्त जब सभी भोजन पर बैठते हैं तब यामिनी की बहू कहती है, देखिए जी, इनकी वजह से मुझे बहुत समस्या होती है। इनका सारा काम मुझे करना पड़ता है, आप कुछ कीजिए। क्यों माँ, आप अपना काम खुद क्यों नहीं कर लेती हो? इसके पास बहुत काम होता है, इतना परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ कहता नहीं हूँ तो तुम और भी ज्यादा अपना मनमानी करती रहती हो। नहीं बेटा नहीं, मैं क्यों बहू से कोई काम करवाऊंगी? खुद के सारे काम मैं खुद करती हूँ। मैं क्यों अपना काम बहू से करवाऊंगी? हाँ, मैं तो गलत हूँ, झूठी भी बना दो मुझे।
बस करो आप ये सब, मुझे बहुत काम है, मैं जाता हूँ। यामिनी के पोते बंटी को यह सब पसंद नहीं था। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। जब उसके मम्मी पापा दादी को सुनाते थे तो उसे बहुत बुरा लगता था। यामिनी के बेटे और बहू दोनों ही काम पर जाया करते थे। एक दिन जब दोनों काम पर चले गए तब बंटी यामिनी के पास आता है और कहता है, दादी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ, आंखें बंद करो। क्या है बच्चे, क्या लेकर आया है? आप आंख तो बंद करो, फिर बताता हूँ। यामिनी आंखें बंद करती है। हाँ ठीक है, अब आंखें खोल लो। यामिनी आंखें खोलती है तो देखती है उसके हाथ में एक किताब है। बेटा, यह कौन सी किताब है? दादी, इसमें कई प्रकार के व्यंजन बनाने की विधि दी गई है। इस तरह अकेले गुमसुम बैठी रहती हैं, उससे अच्छा है इस किताब को देखकर नई नई चीजें बनाओ, इससे तुम्हारा मन भी लगेगा। वाह बेटा, यह तो बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, मैं कल से इसमें से देखकर नए नए प्रकार के भोजन बनाऊंगी। अगले ही दिन यामिनी उस किताब से देखकर अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाती है और अपने पोते बंटी को खिलाती है। वाह दादी, आपने तो कमाल कर दिया। इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने कभी नहीं खाया। क्या बात है दादी। एक दिन यामिनी कई अलग अलग प्रकार के मसालों के सूखे पत्तों को एक साथ मिलाती है और एक नए प्रकार का मसाला तैयार करती है। उस मसाले को डालकर एक व्यंजन बनाती है और बंटी के सामने परोसती है। ले बेटा, इसे चक्कर बता कैसा बना है, कुछ नया करने की कोशिश की है मैंने। बंटी तुरंत खा लेता है और कहता है, दादी, ऐसा क्या डाल दिया आपने जो इसका स्वाद ही बदल गया? ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बेटा, ज्यादा कुछ नहीं, आज मैंने एक नया मसाला बनाया है और बस उसे ही इसमें डाला है। दादी, मैं तो कहता हूँ सिर्फ मैं ही क्यों, इतने स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ सभी उठाए। मैं कुछ समझी नहीं। दादी, हम एक YouTube चैनल बनाएंगे और उसमें आपकी सारी बनाई हुई चीजों की विधि डालेंगे, जिसकी मदद से और भी लोग इसे बना पाएंगे। इस तरह बंटी दादी का एक YouTube चैनल बनाता है। उस पे हर रोज एक नई चीज की विधि प्रकाशित की जाती है। कुछ ही समय में बहुत से लोग दादी के चैनल से जुड़ने लगते हैं और बहुत से लोग दादी के बनाए हुए चीजों की विधि देखते हैं, जिससे यामिनी को YouTube से पैसे भी मिलने लगते हैं। जितने पैसे यामिनी YouTube से कमाती है उससे गरीब बच्चों की मदद करती है, उन्हें कपड़े और भोजन देती है। बंटी रात भर भूखे लोगों को खाना खिलाया करता था। जो खाना यामिनी बनाकर देती थी वही बंटी सबको खिलाता था। यामिनी ने बंटी को यही मसाला दिया था और कहा था कि यह जादुई मसाला है। जब भी खाना पतीले में कम होने लगे तब इसे तुम चुटकी भर डालो। यह जादुई मसाला डालने से खाना वापस भर जाएगा। हर रात बंटी यही करता था और जादुई मसाले की वजह से बहुत लोगों को भोजन करवाता था। यामिनी की कामयाबी के बारे में यामिनी की बहू और बेटे को पता चलता है। देखिए ना, हमारा बंटी बिल्कुल नासमझ है, पता नहीं क्या क्या करने लगा है। मैं नहीं चाहती वह अपना समय इन सब चीजों में लगाए। अरे शांत हो जाओ, एक बार बंटी से बात करते हैं। यामिनी के बहू बेटे बंटी से कहते हैं, आज के बाद इन फालतू की चीजों में दिमाग मत लगाना और पढ़ाई करने के लिए कहते हैं। बंटी उनकी बातें नहीं मानता। तब यामिनी की बहू सोचती है, एक काम करती हूँ, ऐसे कोई बात नहीं मानने वाला, क्यों ना बंटी के सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें उसके पास से हटा दूं, फिर देखूंगी यह YouTube चैनल कैसे चलता है। यामिनी की बहू बंटी की सभी चीजों को खराब कर देती है और जहाँ यामिनी खाना पकाती थी उस जगह को भी तहस नहस कर देती है, जिस वजह से वह नए वीडियोस नहीं बना पाती। दिन प्रतिदिन उसके चैनल के लोग कम हो जाते हैं और बहुत ही कम वीडियोस देखते हैं, जिस वजह से उन्हें YouTube से बहुत कम पैसे मिलते हैं। कुछ ही दिनों की छुट्टी के बाद यामिनी के बेटे बहू काम पर जाते हैं। तब यामिनी एक डिब्बे में से वही जादुई मसाला निकालती है जो उसने बनाया था। यामिनी ने उस मसाले को बचा कर रखा हुआ था। वह तुरंत उससे एक नए प्रकार की चीज बनाती है। यामिनी बहुत कम सामान बनने के लिए डालती है, लेकिन जैसे ही वह जादुई मसाला डालती है खाना बहुत बढ़ जाता है। यह देखकर यामिनी बहुत खुश होती है। खाना बनने के बाद यामिनी भोजन बंटी को खिलाती है। बहुत दिनों के बाद वापस से दादी के हाथ का खाना खाकर बंटी को बहुत अच्छा लगता है। ये सही मौका है, क्यों ना चुपके से नई चीज बनाई जाए और उसे YouTube पर डाला जाए। क्या कहती हो दादी? यामिनी बंटी की बात मान जाती है और एक नए प्रकार का चीज बनाती है। उसमें वह जादुई मसाला डालती है। खाना वापस से बढ़ जाता है।
एक व्यंजन की विधि बंटी चुपके से YouTube पे डाल देता है। यह वीडियो बहुत जल्दी करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है और वायरल हो जाता है। यामिनी और बंटी बहुत खुश होते हैं और जितने भी खाने बने थे सभी को लेकर बंटी बाहर जाता है और भूखे लोगों को खाना खिलाता है और उनकी दुआएं लेता है। बंटी दादी के YouTube वीडियोस बनाने के लिए एक कमरा किराए पर ले लेता है और जब भी उन्हें कुछ नया बनाकर YouTube पर डालना होता है वह वहीं जाकर वीडियो शूट करते हैं। कई बड़े बड़े लोग यामिनी से मिलने आने लगते हैं। यामिनी बहुत प्रसिद्ध हो जाती है। यह देखकर उसके बेटे और बहू का चेहरा उतर जाता है और वह हिम्मत करके यामिनी को कुछ नहीं सुना पाते हैं। 13 साल की माया स्कूल से लौटी तो उसके घर के सामने भीड़ लगी थी। उसने अपना बस्ता पटका और दौड़कर घर के भीतर चली गई। आंगन में उसके बापू का निर्जीव शरीर पड़ा था। माँ रो रो कर बेहोश हो गई थी। अरे बिटिया, धीरज रखो। तुम्हारे पिता तो पहले से ही बीमार थे। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया आज। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो जमीन भी नहीं है। कैसा हमारा जीवन कटेगा? यही सब सोचते सोचते वो पिता के पैरों में लिपट कर सिसक पड़ी। किसी तरह उसको वहां से उठाया गया और उसके पिता की अर्थी उठाई गई। माया और उसकी माँ बिल्कुल अकेली हो गई थी। पिता के क्रियाकर्म के बाद, माँ, अब तो मुझे गांव में रहने का मन ही नहीं कर रहा है। हम और कहाँ जा सकते हैं बेटी? हमारा कोई है भी तो नहीं। मैं अभी बाहर से आती हूँ। माया घर से निकलकर झील की तरफ जाने लगी। उसे बार बार अपने पिता का चेहरा, उनकी कही बातें, सब कुछ याद आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। वही एक पीपल का पेड़ था। वो उसी के नीचे जाकर बैठ गई। तभी एक आवाज आई। तुम इतनी उदास क्यों हो बेटी? कौन है यहाँ? मैं पीपल का पेड़ हूँ। माया पीपल को बोलते हुए सुनकर चौंक गई। मैंने तो आज तक किसी पेड़ को बोलते हुए नहीं सुना। मैं भी हमेशा नहीं बोलता, पर आज तुम्हारी उदासी देखकर मुझसे रहा नहीं गया। क्या दुख है तुम्हें? मैं अपने पिता के बिना अपना जीवन कैसे काटूं? माँ का दुख देखा नहीं जाता। पैसे खत्म हो गए हैं। बस इतनी सी बात के लिए तुम इतनी उदास हो? तो क्या मुझे उदास नहीं होना चाहिए? तुम पैसों की चिंता मत करो। पिता के बिना रहने की आदत तुम्हें खुद ही डालनी पड़ेगी। समय सबसे बड़ा मरहम है। वही तुम्हारी माँ का दुख भी काटेगा। पैसे कहाँ से आएंगे? देखो, मेरे पेड़ के नीचे बहुत पत्ते गिरते हैं। जब तक तेज हवा नहीं चलती ये पत्ते यहीं रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम रोज इस पेड़ के आसपास सफाई कर दो। अचानक पेड़ पर एक पक्षियों का जोड़ा आकर बैठ गया और पेड़ की शाखाओं से ढेर सारे पत्ते गिरने लगे। देखा तुमने, यहाँ अक्सर ही ऐसा होता है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मैं अभी साफ कर देती हूँ। माया ने तुरंत सारे पत्ते झाड़कर अपने दुपट्टे में बांधकर एक कोने में रख दिए। वो जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने देखा कि 5 सोने की मुहरें उसके सामने पड़ी थी। उसने मुहरें उठा ली। ये क्या? सिर्फ सफाई करने का इतना बड़ा पुरस्कार? तुमने सिर्फ सफाई ही नहीं की है, बल्कि अपने दुपट्टे में पत्ते बांधकर उन्हें समेट दिया है। अब इन पत्तों के गट्ठर को ले जाओ और अपने घर के दरवाजे पर डाल देना। ठीक है, मैं कल फिर आऊंगी। माया ने पत्तों का गट्ठर उठाया और घर चली आई। उसने पत्ते अपने घर के दरवाजे पर डाल दिए और घर में चली गई। कहाँ चली गई थी बेटी? मैं कब से तेरी राह देख रही थी। ओहो माँ, मेरी प्यारी माँ, ये देखो मेरे पास क्या है। अरे, ये तो सोने के सिक्के हैं। कहाँ से लाई? माया ने अपनी माँ को पूरी बात बताई। कुछ ही देर में जब वो किसी काम से बाहर गई तो उसने देखा कि उसके दुपट्टे में बंधे हुए पत्ते रुपयों में बदल गए थे। माँ, ये देख, कितने सारे रुपए हैं। क्या हो रहा है ये माया? माँ, वो पीपल का पेड़ जादुई है। कल स्कूल से लौटते समय मैं फिर पेड़ के नीचे सफाई करने जाऊंगी। कल मुझे एक चादर जरूर दे देना। ठीक है, ले जाना, पर ध्यान रहे ये सारी बातें किसी से भी मत बताना। दूसरे दिन माया जब स्कूल से वापस आई तो उसने देखा कि पीपल के पेड़ के पास बहुत से लोग हाथों में कुदाल और कुल्हाड़ी लेकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। आप लोग इस पेड़ के पास क्या कर रहे हैं? हमें सूखी लकड़ियाँ चाहिए, इसीलिए हम इसे काटने आए हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये पीपल का पेड़ तो मेरा दोस्त है। इसने मेरी कितनी मदद की है। इससे मैं कुछ नहीं होने दूंगी।
इतना कहकर माया अपना स्कूल बैग फेंक कर पेड़ से लिपट गई। हट जाओ लड़की, तुम्हारी बेवकूफी भरी बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। जाओ घर जाओ। इस पेड़ को काटने से पहले आपको मुझे मारना होगा। सभी व्यक्तियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और पेड़ पर कुल्हाड़ी का वार कर दिया, लेकिन उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्होंने देखा कि पेड़ से रक्त का फवारा निकलकर सभी के कपड़ों पर गिरने लगा। माया की आंखों से आंसू गिर रहे थे। अरे भागो रे, जरूर ये कोई भूतिया पीपल है। सब पीपल को छोड़कर सड़क की तरफ दौड़ पड़े। माया ने चादर निकालकर पेड़ के घाव साफ किए और उस पर बांध दिया। मैं तुम्हें बचा नहीं सकी, मुझे माफ कर दो। नहीं मेरी बच्ची, इतने लोगों से तुम अकेले ही लड़ती रही। तुम्हारी वजह से आज तो मैं बच गया, पर वो सभी मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं आपसे यही रहना चाहती हूँ। क्या आप मुझे यहाँ रहने की आज्ञा देंगे? तुम चिंता मत करो, अब वो लोग यहाँ नहीं आएंगे। तुम अपने घर जाओ और अपनी चादर लेती जाना। ठीक है, मैं घर जा रही हूँ। माया चादर लेकर चली गई। आज फिर उसने जैसे ही चादर बिस्तर पर रखी, उसमें से ढेर सारे रुपए गिर पड़े। माँ, आज तो पीपल का पेड़ घायल था, फिर भी उसने हमारी मदद की। हमें उस पेड़ को बचाने के लिए कुछ सोचना होगा। कल जाकर उस पेड़ के आसपास कंटीले तार लगवा देना, जिससे कोई पेड़ तक पहुँच ही न पाए। ठीक कहा माँ। दूसरे दिन माया कुछ मजदूरों को साथ लेकर गई और उन्हें पेड़ के नीचे चारों तरफ कंटीले तार लगाने को कह दिया। अचानक उसकी नजर उस जगह पर पड़ी जहाँ पिछले दिन कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी मारी थी। उसने देखा कि वहाँ एक हैंडल जैसी कोई चीज थी। उसके हैंडल घुमाते ही पेड़ एक दरवाजे की भांति खुल गया। माया उस दरवाजे के भीतर प्रवेश करके अंदर एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। आओ बेटी, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बाबा, आपके घुटने में ये चोट का निशान कैसे है? तुमने ही तो अपनी चादर से घाव को साफ किया था। ओह बाबा, मैंने पेड़ों के चारों तरफ कंटीले तार लगवा दिए हैं। अब जल्दी कोई आप तक पहुंचेगा नहीं। मैं चलती हूँ बाबा। बेटी, जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, पेड़ के नीचे आकर बोल देना, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। आज के बाद शायद हमारी मुलाकात ना हो। उसके इतना कहते ही माया रो पड़ी। बाबा, मैंने अभी 15 दिन पहले ही अपने पिता को खोया है। अब आपको नहीं खोना चाहती। आपको बचाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना होगा मैं करूंगी। इस पेड़ में हमेशा एक बाल्टी पानी देना होगा और पेड़ पर बैठे पंछियों को दाना खिलाना होगा। तुम कर पाओगी? हाँ, मैं करूंगी, पर आप कहीं मत जाइएगा। ठीक है, अब तुम जाओ, परंतु पेड़ की जड़ से सिक्के भी लेती जाना। माया को रोज 5 सिक्के मिल जाते थे। उनका जीवन खुशियों से भर गया था। कुछ ही दिन बीते थे कि उसकी बुआ बिंदु अपने बच्चों के साथ आ गई, जो स्वभाव से बहुत जालिम थी। उनसे किसी की खुशी देखी नहीं जाती थी। माया कहाँ गई थी? मैं कब से तेरी राह देख रही थी। जरा अच्छी सी चाय पिलाना। माया ने बुआ को चाय दी और माँ के काम में हाथ बटाने लगी। माया, तेरी बुआ तो हमेशा के लिए रहने आई है। इनसे कैसे छुटकारा पाएंगे? हमारा तो जीना ही मुश्किल कर देंगी। माँ, मुझे तो रोज पीपल के नीचे जाकर पक्षियों को दाना खिलाना है और पेड़ को पानी देना होगा, इसलिए मैं थोड़ा सुबह जल्दी निकलूंगी। तुम ही संभालना उनको। बुआ को आए हुए 10 दिन बीत गए थे। एक दिन, ये माया रोज सुबह कहाँ चली जाती है? जरा जाकर देखती हूँ। बुआ उसके पीछे पीछे गई तो देखा कि वो पीपल के नीचे पक्षियों को दाना खिला रही थी। उसके बाद पेड़ के नीचे बैठकर किसी से बातें कर रही थी। तू किसके साथ बात कर रही है माया? बुआ, आप घर जाओ, मैं स्कूल से वापस आकर सब कुछ बताती हूँ। बुआ गुस्से में पैर पटकती हुई घर गई। भाभी, ओ भाभी, कहाँ हो तुम? तुम यहाँ आराम फरमाती रहो, वहाँ तुम्हारी बेटी गुल खिला रही है। मैंने सोचा था आकर यही रहूंगी, पर तुम्हारी बेटी के चाल चलन देखकर मैं जा रही हूँ। घर से रोज सुबह बहाने से जाती है और पीपल के नीचे पता नहीं किसके साथ बातें करती है। मेरे बच्चे उसके साथ रहे तो बिगड़ जाएंगे। माया की माँ कुछ न बोली, चुपचाप अपना काम करती रही।
शाम को माया आई तो उसने बुआ को सारी बात बताई, पर बुआ ने उसकी एक न सुनी और रूठकर अपने घर चली गई। उन दोनों को बुआ से छुटकारा मिल गया था। जादुई पीपल ने उनके जीवन के सारे कष्ट खत्म कर दिए थे। कष्ट